हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 15 स्थानीय प्रशासन। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ग्रामीण शासन, रूरल गवर्नेंस। ग्रामीण शासन एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसके अंतर्गत ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और ग्राम समिति और जिला परिषद आते हैं। ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का प्रावधान है जो कि 200 या उससे अधिक सदस्यों से मिलकर बनती है। किससे? 200 या 200 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनती है। यह एक ऐसा निकाय है जिसके तहत गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी आवश्यक है तथा कुछ विशेष परिस्थिति में भी बैठकें बुलाई जा सकती हैं। ग्राम सभा की गणपूर्ति न होने से बैठक का संचालन नहीं हो सकता है। अतः कुल पंजीकृत मतदाता के 5वें भाग की उपस्थिति पर ही ग्राम सभा की बैठक हो सकती है। ग्राम सभा की भूमिका। ग्राम सभा की भूमिका को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है, ग्राम सभा सामुदायिक एकता व उनके कार्यों में पारदर्शिता लाता है। सेकंड पॉइंट है, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा लोगों की शासन में सहभागिता को बढ़ाता है। थर्ड पॉइंट है, ग्राम सभा ग्रामीण जन केंद्रित वितरण प्रणाली को स्थापित करने में सहयोग करता है। फोर्थ पॉइंट है, विकेंद्रीकरण की प्रणाली में ग्राम सभा आम लोगों की इच्छाओं को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिफ्थ पॉइंट है, ग्राम सभा यह निर्धारित करता है कि सामाजिक रूप से वंचित वर्ग भी निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बने। सिक्स पॉइंट है, ग्राम सभा यह सुनिश्चित करती है कि समाज के सभी वर्ग, सामान्य, अनुसूचित जनजाति, जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं को भागीदारी का अवसर प्रदान हो। ग्राम सभा के कार्य। ग्राम सभा के निम्नलिखित कार्य हैं। फर्स्ट है, ग्राम सभा ग्रामीण विकास से संबंधित सभी कार्य को करती है। सेकंड पॉइंट है, ग्राम सभा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को गांव की आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता को निर्धारित करती है। थर्ड पॉइंट है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम सभा पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता लाती है। फोर्थ पॉइंट है, ग्राम सभा का एक महत्वपूर्ण कार्य है ग्रामीण समाज के लोगों के बीच सौहार्द एवं एकता की भावना को बढ़ाना। फिफ्थ पॉइंट है, ग्राम सभा सामुदायिक कल्याण के कार्यों को भी करती है। सिक्स पॉइंट है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत के सदस्यों से आय व्यय का ब्यौरा मांगती है। सेवन पॉइंट है, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट पर चर्चा करती है। ग्राम सभा की चुनौतियाँ। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ग्राम सभा को एक संवैधानिक निकाय के रूप में अनुच्छेद 243 ए के तहत प्रावधान किया गया है, लेकिन फिर भी ग्राम सभा का संचालन सही तरीके से नहीं हो पाता है। ग्राम सभा के समक्ष आज निम्नलिखित चुनौतियाँ विद्यमान हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ग्राम सभा की बैठकों में गाँव के लोग उपस्थित ही नहीं होते जिस कारण ग्राम सभा की बैठक सही समय पर नहीं हो पाती। सेकंड पॉइंट है, ग्राम सभा पर अभी भी अशिक्षा विद्यमान है जिस वजह से लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं रहती। थर्ड पॉइंट है, ग्रामीण स्तर पर भ्रष्टाचार व भाई भतीजावाद का बोलबाला है जिस वजह से ग्राम सभा का संचालन सही तरीके से नहीं हो पाता है। फोर्थ पॉइंट है, ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी नहीं होने के कारण ग्राम सभा की बैठकें सही समय पर नहीं हो पाती। फिफ्थ पॉइंट है, ग्राम सभा का क्षेत्र व्यापक होने के कारण ग्राम सभा असफल साबित हो रही है।
अतः जरूरत है कि ग्राम सभा के क्षेत्रों को छोटा किया जाए। ग्राम सभा वर्तमान परिप्रेक्ष्य। आज ग्राम सभा राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, विशेष रूप से केंद्र व राज्य द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, निरीक्षण व मूल्यांकन में सहयोग करती है। फर्स्ट है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत के स्तर पर होने वाले कार्यों को निगरानी रखती है। सेकंड है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत के अधीन प्रारंभ की गई योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण करती है। थर्ड पॉइंट है, ग्राम पंचायत अपने सभी दस्तावेज जैसे बिल, व्यय संबंधी दस्तावेज, माप पुस्तिका आदि सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभा को सौंपेगी। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 243 डी पंचायतों के गठन के ग्राम स्तर, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर का प्रावधान करता है तथा जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ मध्य स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। पंचायतों का गठन निम्न प्रकार से किया गया है। किस प्रकार? ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, माध्यमिक या ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। ग्राम पंचायतों की संरचना अनुच्छेद 234 सी के अनुसार ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम सभा की कार्यपालिका है, के अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा में पंजीकृत मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है तथा मध्यवर्ती पंचायत व जिला पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से पंचायतों द्वारा चुने गए सदस्यों से होता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया राज्य द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार की जाएगी। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मध्यवर्ती पंचायत का सदस्य होता है। जहां मध्यवर्ती पंचायत नहीं वहां जिला पंचायत का सदस्य होगा तथा मध्यवर्ती पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत का सदस्य होगा तथा उस क्षेत्र के सांसद व विधायक अपने क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर के सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य जहां वे पंजीकृत हैं उस क्षेत्र की मध्यवर्ती पंचायत के सदस्य होंगे। पंचायत के अध्यक्ष, सांसद, विधायक को पंचायतों के अधिवेशन में मत देने का अधिकार होता है। ग्राम पंचायतों में आरक्षण अनुच्छेद 243 डी के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान आरक्षित होंगे, जो कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। अगर जनजाति की जनसंख्या के 20% है तो स्थान भी 20% आरक्षित होंगे तथा ये स्थान चक्रानुक्रम के आधार पर आवंटित होंगे। इसी तरह 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों, जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे तथा प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले पद कुल संख्या के 1/3 भाग स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति की स्त्रियों के लिए भी आरक्षित होंगे। ये आरक्षण चक्रानुक्रम में मिलेगा। किस में मिलेगा? चक्रानुक्रम में मिलेगा तथा राज्य पिछड़े वर्ग के लिए किसी भी समय या पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए स्थान आरक्षित कर सकेगा और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की कोई बात अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगी। अगस्त 2009 में केंद्र सरकार ने भी 50% आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान की है। कुछ राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उत्तराखंड, राजस्थान में महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% आरक्षण दिया गया है तथा बिहार में सर्वप्रथम 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? संविधान के अनुच्छेद 243 ई में पंचायतों के कार्यकाल की अवधि निर्धारित की गई है। प्रत्येक पंचायत अपनी प्रथम बैठक की
तारीख से 5 वर्ष तक रहेगी तथा उसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में चुनाव 6 माह के अंदर कराना अनिवार्य होंगे। अगर ग्राम सभा निर्धारित समय से पूर्व भंग होती है किंतु कार्यकाल 6 माह से अधिक तो शेष बचे कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जाएंगे और यदि कार्यकाल 6 माह से कम बचा हो तो चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों की योग्यता। कोई भी व्यक्ति सदस्य के लिए चुना जा सकता है यदि वह राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्य है परंतु आयु की अपेक्षाएं नहीं रखता हो, क्योंकि पंचायत का सदस्य बनने के लिए आयु 21 वर्ष न कि 25 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत प्रमुख को पदच्युत करने की प्रक्रिया। ग्राम पंचायत प्रमुख को अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले भी पदच्युत किया जा सकता है यानी पद से हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पर ग्राम सभा के आधे सदस्य के हस्ताक्षर तथा पद से हटाने के कारणों का उल्लेख कर आवेदन को जिला पंचायत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। सूचना मिलने की तारीख से जिला पंचायत अधिकारी 30 दिन के अंदर ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा जिसकी सूचना कम से कम 15 दिन पहले दी जाएगी। अगर प्रस्ताव बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो ग्राम पंचायत प्रमुख को पद छोड़ना पड़ता है। अगर प्रस्ताव गणपूर्ति के अभाव में पारित नहीं हो पाता तो 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता और यदि वर्तमान पंचायत का कार्यकाल 1 साल रह गया है तब भी अविश्वास नहीं लाया जाएगा। ग्राम पंचायत के कार्य। प्रत्येक पंचायत के कुछ अनिवार्य स्वैच्छिक तथा विकासात्मक कार्य होते हैं। इनका विवरण निम्न है। अनिवार्य कार्य। पंचायत के अनिवार्य कार्य निम्नलिखित है। कौन कौन से कार्य हैं? पेयजल की व्यवस्था करना। सेकंड है प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन करना। थर्ड है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की रक्षा की व्यवस्था करना। फोर्थ है सड़कें व नालियों को बनवाना। फिफ्थ है हाट व बाजारों का प्रबंधन करना। सिक्स्थ है सार्वजनिक स्थानों की व्यवस्था करना। सेवंथ है महिला एवं बाल कल्याण से जुड़े कार्यों का प्रबंधन। 8 पॉइंट है लोक व्यवस्था में सरकार को सहायता प्रदान करना। 9 पॉइंट है कृषि एवं भूमि का विकास। 10 पॉइंट है ग्रामीण विकास के कार्य को सहयोग प्रदान करना। स्वैच्छिक कार्य। पंचायतों के स्वैच्छिक कार्य निम्नलिखित कौन कौन से हैं? पुस्तकालय एवं वाचनालयों की स्थापना करना। सेकंड है सड़कों के किनारों पर वृक्षारोपण करना। थर्ड है मनोरंजन के साधनों का प्रबंधन करना। फोर्थ है प्राकृतिक आपदाओं के समय मदद पहुंचाना। फिफ्थ है रोजगारोन्मुख कार्यों का प्रबंधन करना। विकासात्मक कार्य। 11वीं अनुसूची में वर्णित पंचायतों के आर्थिक विकास से जुड़े कार्य निम्नलिखित कौन कौन से हैं? फर्स्ट है भूमि सुधार कानून का क्रियान्वयन। सेकंड है सिंचाई का प्रबंधन करना। थर्ड है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सहायता करना। फोर्थ है लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना। फिफ्थ है तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन करना। ग्राम पंचायत निधि कोष। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक कोष का गठन किया गया है जो पंचायत के आय व्यय का लेखा होता है। इसका संचालन ग्राम प्रधान तथा पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से होता है। पंचायत समिति तथा जिला परिषदें। पंचायत समिति एवं जिला परिषदें का वितरण इस प्रकार है। पंचायत समिति या क्षेत्र समिति 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पंचायत के लिए अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक अनेक प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 243 पंचायतों के गठन को त्रिस्तरीय रूप देता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति को मध्यवर्ती
पंचायत स्तर पर दर्जा दिया गया है, परंतु जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्य स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम और जिला स्तर के मध्य पंचायत समितियों का गठन किया जो ग्राम व जिला पंचायत के बीच समन्वय बना सके। ग्राम पंचायतों के सरपंच इन समितियों के सदस्य होते हैं तथा इसके अध्यक्ष का चुनाव इन सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इन समितियों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है तथा समय पूर्व भंग होने की स्थिति में चुनाव 6 माह के अंदर करना अनिवार्य है। पंचायत समिति के कार्य। पंचायत समिति या क्षेत्र समिति के निम्नलिखित कार्य हैं। फर्स्ट है ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन करना। सेकंड है बीज केंद्रों का संचालन। थर्ड है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन। फोर्थ है वितरण तथा गोदामों का निरीक्षण। फिफ्थ है कृषि के लिए ऋण की व्यवस्था। सिक्स्थ है कुटीर तथा लघु ग्राम उद्योग का विकास करना। सेवन्थ है शौचालय का निर्माण करना। एट्थ है गोबर गैस तथा धुआं रहित चूल्हों का वितरण। और 9th है कीटनाशक दवाओं का वितरण। पंचायत समिति के आय के स्रोत। पंचायत समिति के या क्षेत्र समिति के आय के निम्नलिखित स्रोत हैं। कहाँ से उनको आय मिलती है? फर्स्ट है राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। सेकंड है स्थानीय कर। थर्ड है मंडियों से प्राप्त फीस। फोर्थ है दान व चंदे। फिफ्थ है जिला पंचायत द्वारा दिया गया तथर्ड अनुदान। सिक्स्थ है क्षेत्र पंचायत द्वारा लगाए गए कर। सेवन्थ है घाटों तथा मेलों से प्राप्त आय। और 8 पॉइंट है सरकार द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दी गई धनराशि। जिला परिषद। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो अपने अधीन कार्य करने वाली पंचायती संस्थाओं तथा राज्य सरकार के मध्य एक कड़ी है। खंड स्तर की पंचायतों के प्रमुख जिला पंचायत के सदस्य होते हैं तथा अध्यक्ष का चुनाव इन सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष पद्धति से किया जाता है तथा सांसद विधायक यानी कि लोकसभा विधानमंडल इस परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा इसे समय से पहले भंग करने का चुनाव 6 माह के अंदर कराना आवश्यक है। विभिन्न राज्यों में जिला पंचायत के नाम। जिला परिषद कहाँ पे है? उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। महाकोमा परिषद असम में। जिला पंचायत मध्य प्रदेश, गुजरात में। और जिला विकास परिषद कर्नाटक, तमिलनाडु में। जिला परिषद के कार्य। जिला परिषद या जिला पंचायत के निम्नलिखित कार्य हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट है जिले की सभी ग्राम पंचायत तथा पंचायत समितियों के बीच समन्वय बनाए रखना। सेकंड है राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान को पंचायत समितियों में वितरण करना। थर्ड पॉइंट है पंचायत समितियों के बजट का पर्यवेक्षण करना। फोर्थ है कृषि विकास के लिए कार्य करना। फिफ्थ पॉइंट है आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए कार्य करना। सिक्स पॉइंट है ग्राम नियोजन, जन स्वास्थ्य तथा शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कार्य करना। और 7 पॉइंट है प्राकृतिक आपदाओं वाले क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाना। जिला परिषद के आय के स्रोत क्या क्या हैं? निम्न स्रोत हैं इनके। फर्स्ट है केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान। सेकंड पॉइंट है जिला पंचायत द्वारा क्षेत्रीय पंचायतों से की गई वसूली। थर्ड पॉइंट है राजस्व का हिस्सा। फोर्थ पॉइंट है अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा दिया गया अनुदान। फिफ्थ पॉइंट है प्रशासनिक ट्रस्टों से प्राप्त आय। पंचायती राज संस्थाओं में वित्त। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बना सके। इसके साथ ही वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाएं और उन्हें क्रियान्वित करें। पंचायती राज संस्थाओं के वित्त के स्रोत। पंचायती राज संस्थाओं के वित्त के
प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। कर लगाने की शक्ति। राज्य के विधानमंडल ने विधि द्वारा पंचायतों को शुल्क, पथ कर, फीसें आदि उद्गृहित, संग्रहित तथा विनियोजित करने का अधिकार दिया गया है। राज्यों के द्वारा अनुदान और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए आवंटित की गई राशि और ऐसी निधियों को जमा करने के लिए पंचायत निधि कोष का गठन करने का अधिकार भी दिया है। पंचायतों के आय के स्रोत। पंचायतों के आय के स्रोत निम्न हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मनोरंजन कर, सेकंड है चूल्हा कर, थर्ड है दुग्ध उत्पाद कर, फोर्थ है पशुओं की पंजीकरण फीस, फिफ्थ है व्यापार तथा रोजगार कर, सिक्स्थ है संपत्ति के क्रय विक्रय पर कर, सेवन्थ है मछली तालाब से प्राप्त आय, एट्थ है गांव के मेले बाजार आदि पर कर, नाइन्थ है पशुओं वाहन आदि पर कर, टेंथ है राज्य सरकार द्वारा अनुदान, 11th है कूड़ा करकट तथा मृत पशुओं की बिक्री से आय, 12th है सड़कों नालियों की सफाई तथा प्रकाश पर कर, और 13 पॉइंट है भू राजस्व की धनराशि के अनुसार 25% से 50% तक पंचायत कर। राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर भी पंचायती राज प्रणाली के वित्त की व्यवस्था की जाती है। राज्य वित्त आयोग निम्न मामलों में अपनी सिफारिशें देगा। फर्स्ट है राज्य द्वारा लगाए गए कर, सेकंड है पथकरों एवं शुल्कों का पंचायत और राज्यों के मध्य वितरण, थर्ड है पंचायत को सौंपे जाने वाले कर के बारे में, फोर्थ है वित्तीय स्थिति सुधारने से संबंधित उपाय, फिफ्थ है अन्य ऐसे विषय जो राज्यपाल निर्धारित करे। स्थानीय स्तर पर कार्मिक प्रशासन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एट लोकल लेवल। भारत में पंचायती राज संस्था को ग्रामीण प्रशासन का एक इकाई माना जाता है। पंचायतों को अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कुछ अधिकारी वर्ग की जरूरत पड़ती है। इन अधिकारी वर्ग को सेवी वर्ग भी कहते हैं। ग्रामीण प्रशासन की सफलता इन्हीं कुशल सेवी वर्गों पर निर्भर है। वास्तव में प्रत्येक प्रकार के प्रशासन में सेवी वर्ग का विशेष महत्व होता है। सरकार की सफलता और प्रशासन की सफलता सेवी वर्ग यानी कार्मिक प्रशासन पर ही निर्भर करती है। सेवी वर्ग ही स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक तंत्र का संचालन करता है। कोई भी संगठन यदि कुशल कर्मचारियों के हाथों में नहीं है तो वह ना तो अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है और न ही जनता के सम्मान व विश्वास का पात्र बन सकता है। यह बात भारत के स्थानीय प्रशासन में देखी जा सकती है। इस प्रकार स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के अधिकारियों से जो भारत में ग्रामीण प्रशासन के प्रभारी हैं इनका वितरण निम्न है। पटवारी वैसे अधिकारी होते हैं जो भारतीय गांव में भूमि को मापने के प्रभारी होते हैं। पटवारी भूमि के नक्शे, वहां उगाई जाने वाली फसलों, जमीन के मालिक का नाम आदि जैसे वितरणों पर एक रिकॉर्ड बुक रखता है। यदि दो अलग अलग भूखंडों के बीच सीमा के बारे में भ्रम पैदा होता है तो गांव के किसान पटवारी से संपर्क कर सकते हैं। पटवारी किसानों की समस्याओं का हल करता है। उदाहरणतः यदि किसी गांव में दो किसान के बीच किसी प्लॉट को लेकर विवाद होता है तो ये लोग इस समस्या को सुलझाने के लिए पटवारी के पास जाते हैं। अर्थात पटवारी जमीन के मापने और सीमा रेखा निर्धारित करने का काम करता है। तहसीलदार भारत के राज्यों को अनेक जिलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जिले को तहसील या तालुक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उन क्षेत्रों या तहसील के प्रमुख को क्रमशः तहसीलदार या तालुकदार के रूप में जाना जाता है। तहसीलदार पटवारियों जैसे छोटे अधिकारियों के काम या पर्यवेक्षण करते हैं। वे अपने क्षेत्रों के सामान्य कानून व्यवस्था को भी देखते हैं और विवादों को भी हल करते हैं। ये अधिकारी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की तरह हमारे सामुदायिक प्रमाण पत्र ग्रामीणों को सौंपने के भी प्रभारी होते हैं। जिलाधिकारी
ये ऐसे अधिकारी हैं जो किसी राज्य के एक जिले का प्रमुख होता है। यह जिले के समग्र कामकाज का पर्यवेक्षण करता है। ग्रामीण विकास की नीतियाँ या कार्यक्रम। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य समुदाय को अधिकतर संपन्न बनाकर विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है। भारत की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा गाँवों में बसता है, अतः आर्थिक विकास का लाभ ग्रामीण स्तर पर पहुंचाने के लिए अनेक योजनाएं व कार्यक्रमों का विकास किया गया है। ग्रामीण विकास की अवधारणा। भारत गांव का देश है, जहां लगभग 68.84% आबादी गांव में निवास करती है। ब्रिटिश काल के पूर्व भारत के ये गांव अधिकतर आत्मनिर्भर एवं खुशहाल हुआ करते थे। ब्रिटिश काल की कृषि नीतियों और ग्रामीण समाज की उपेक्षा के कारण भारतीय गांव कई तरह की समस्याओं से ग्रसित हो गई। स्वतंत्रता के बाद यहाँ के गांव कृषि तथा ग्रामीण उद्योग के पिछड़ेपन, गरीबी तथा बेरोजगारी इत्यादि समस्याओं से ग्रसित हो गए। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्यों को स्वीकार कर ग्रामीण विकास की दशा की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने और तत्कालीन ग्रामीण समस्याओं के समाधान हेतु तरह तरह के विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। सबसे पहले वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास परियोजना शुरू की गई, जिसमें स्थानीय लोगों के सहयोग से पूर्ण समुदाय की बहुमुखी विकास करने पर जोर दिया गया। ग्रामीण विकास के अंतर्गत कृषि विकास, पशु प्रबंधन, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, स्वास्थ्य और सफाई तथा सामाजिक शिक्षा इत्यादि को बेहतर बनाने के कार्यक्रम शामिल किए गए। पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास रणनीति के सहायतार्थ सहकारी संस्थाओं का निर्माण ग्रामीण विकास रणनीति का एक प्रमुख पक्ष रहा है। इसके अंतर्गत अनेक सहकारी संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से संगठित रूप से ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। 1970 के दशक में ग्रामीण विकास की रणनीति में परिवर्तन लाया गया तथा इसमें सामाजिक न्याय को शामिल करते हुए ग्रामीण विकास की अवधारणा को विस्तृत किया गया और इसके लक्ष्य सामूहिक जैसे छोटे एवं सीमांत किसान, कृषि मजदूर, महिलाएं एवं दलित एवं पिछड़े वर्गों इत्यादि को उन्मुख करके उनके विकास हेतु अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए। ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ग्रामीण विकास में तीव्रतर वृद्धि एवं उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसे सीमांत किसानों व कृषि मजदूरों की एजेंसी, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी अधिनियम एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि। ग्रामीण विकास के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त कराना, खाद्य पदार्थ सुनिश्चित करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जन सेवा को मजबूत कराना इत्यादि कार्यों को प्राथमिकता दी गई। इसी संदर्भ में पहले से चले आ रहे ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे IRDP, TRYSEM, DWERCA आदि की जगह वर्ष 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इत्यादि इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वर्तमान में कई कार्यक्रम ग्रामीण विकास हेतु क्रियाशील है, जैसे कि राष्ट्रीय योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना आवास हेतु, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, गांव में बंजर भूमि की उर्वरकता ह्रास और प्राकृतिक संसाधनों की हानि को रोकने के लिए वाटरशेड योजना का कार्य चल रहा है।
काम के बदले अनाज कार्यक्रम को महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में समाहित कर दिया गया। इसे पूरे देश में शुरू किया गया। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त भूमि संसाधन विभाग के अंतर्गत भूमि सुधार प्रभाग द्वारा 2 योजनाओं भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण एवं राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण को क्रियान्वित किया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 2 अक्टूबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया है। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्कों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। शुरू में इसे रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया। यह योजना 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू की गई, जिसे अप्रैल 2007-08 में अन्य 130 जिलों में विस्तारित किया गया और 1 अप्रैल 2008 तक भारत के सभी जिलों में इसे लागू कर दिया गया। मनरेगा का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उस प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करते हैं, इनको वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार प्रदान करके ग्रामीण परिवारों की आय में बढ़ोतरी करना है। मनरेगा की विशेषता, क्या विशेषता रही है? निम्नलिखित विशेषता है। फर्स्ट है अधिकार आधारित ढांचा। किसी भी ग्रामीण परिवार के कुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्य पंजीकरण के लिए लिखित या मौखिक रूप से स्थानीय ग्राम पंचायत को आवेदन कर सकते हैं। ग्राम पंचायत सत्यापन के बाद परिवार को जॉब कार्ड जारी करेगा। जॉब कार्ड में परिवार के सभी वयस्क सदस्य के फोटो होंगे। फोटो सहित जॉब कार्ड निःशुल्क दिए जाएंगे। जॉब कार्ड धारक परिवार रोजगार हेतु लिखित आवेदन ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करेगा, जिसमें वांछित कार्य का समय एवं उसकी अवधि का उल्लेख किया जाएगा। सेकंड है समयबद्ध गारंटी। ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार के लिए लिखित आवेदन की दिनांकित पावती जारी की जाएगी, जिसके आधार पर 15 दिन के भीतर रोजगार देने की गारंटी विद्यमान है। 15 दिन में रोजगार न दिए जाने की अवस्था में नगद दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की जिम्मेदारी राज्यों की है। कार्य सामान्यतः गांव के 5 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा, अन्यथा 10% अतिरिक्त मजदूरी देय होगी। मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी के आधार पर किया जाएगा। मजदूरी का वितरण साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा और इसमें किसी भी हालत में 15 दिन से अधिक का समय नहीं लिया जाएगा। थर्ड पॉइंट है महिला सशक्तिकरण। इस अधिनियम में यह सुनिश्चित किया गया है कि काम करने वाले व्यक्तियों में से 1/3 महिलाओं को होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कार्यस्थल पर सुविधाएं। मनरेगा के अंतर्गत कार्यस्थल पर क्रैच, पेयजल, शेड जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है केंद्रीकृत नियोजन। ग्राम सभा द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार परियोजनाओं की सूची तैयार की जाएगी। कम से कम 50% कार्यों का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों को सौंपा जाएगा। इस संबंध में योजना तथा क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की मुख्य भूमिका होगी। 6 पॉइंट है 6 श्रम प्रधान कार्य। मजदूरी एवं सामग्री के मध्य 60/40 का अनुपात रखा जाएगा। इस संबंध में ठेकेदारों का प्रवेश तथा मजदूरों को विस्थापित करने वाले मशीनरी का उपयोग प्रतिबंधित है। 7 पॉइंट है जन जवाबदेही। ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा की जाएगी।
जवाबदेह क्रियान्वयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा। 8 पॉइंट है पारदर्शिता। किसी व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने एवं निर्धारित शुल्क का भुगतान किए जाने पर सभी लेखों तथा अभिलेखों की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। मनरेगा की उपलब्धता। मनरेगा की प्रमुख उपलब्धता निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है रोजगार के अवसर बढ़ाना। इसका मुख्य कार्य रोजगार की मांग को पूरा करना। वर्ष 2007-08 में 2.75 करोड़ परिवारों ने रोजगार की मांग की थी, जिसमें से सभी को रोजगार उपलब्ध कराया गया। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यानी SGRY के अंतर्गत समस्त देश के संदर्भ में औसतन 85 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए। इस प्रकार कार्यक्रम के क्रियान्वयन संबंधी रुझान से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का रोजगार पर ध्यान केंद्रित करने तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने संबंधी मूलभूत उद्देश्य सिद्ध होता है। सेकंड पॉइंट है परिसंपत्तियों का सृजन। वर्ष 2007-08 में लगभग 13 लाख कार्य शुरू किए गए, जिसमें से 9.1 लाख से अधिक कार्य जल प्रशिक्षण, संग्रहण, सिंचाई, सूखा रोधन तथा बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक एवं जीवन निर्वाह संसाधन आधार मजबूत हुआ है। थर्ड पॉइंट है ग्रामीण निर्धनों तक पहुंच। यह कार्यक्रम मात्र BPL परिवारों तक सीमित नहीं है। अधिकांश राज्यों के अनुभव से पता चलता है कि BPL परिवारों को अधिकतर इस कार्यक्रम से रोजगार का अवसर मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर BPL ग्रामीण परिवारों को प्रदान किए गए रोजगार का प्रतिशत लगभग 85 है। फोर्थ पॉइंट है महिलाओं की भागीदारी। इस कार्यक्रम में महिलाओं को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है। इसमें पंजीकृत काम की मांग करने वालों में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में उल्लेखित प्रावधान से ऊपर 43% महिलाओं को कार्य दिया गया। तमिलनाडु में महिलाओं की भागीदारी 82% है तथा राजस्थान में 69% है। भारत में महिलाओं की भागीदारी इस कार्यक्रम के संदर्भ में रोजगार पहले एक दूसरे स्थान पर है। वित्त समावेशन। संस्थानिक खातों के द्वारा मजदूरी भुगतान की प्रणाली को सर्वव्यापी बनाने के लिए सभी राज्यों में इसकी सिफारिश की गई है। वे मजदूरी तथा भुगतान डाकघर या बैंकों के द्वारा करें। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा झारखंड जैसे कुछ राज्यों में मजदूरी का भुगतान डाकघर या बैंकों में श्रमिकों के बचत खातों के माध्यम से शुरू किया गया। मनरेगा में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की भूमिका। रोजगार गारंटी से जुड़ी कम से कम आधी योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा ही किया जाना है। यह लोगों द्वारा तय की गई प्राथमिकता के आधार पर विकास का काम कराने का बड़ा अवसर है। ग्राम पंचायत इस मामले में भी अन्य मामलों की तरह ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होगी। रोजगार गारंटी में ग्राम सभा की प्रत्यक्ष भूमिका है, जैसे उपयोगी कार्यों की पहचान करना, सामाजिक अंकेक्षण संपन्न करना। जैसा कि दिशा निर्देश में वर्णित जमीनी लोकतंत्र रोजगार गारंटी की बुनियाद है। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी रोजगार गारंटी का मुख्य समन्वयक है। इसे हर कदम पर ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की मदद करनी होती है। ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के मुख्य दायित्व। रोजगार गारंटी के अंतर्गत ग्राम पंचायतों और ग्राम सभा के मुख्य दायित्व संक्षेप में दिए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार है। कौन कौन से? फर्स्ट है परिवार का पंजीकरण, सेकंड है जॉब कार्ड जारी करना, थर्ड है काम का आवेदन स्वीकार करना, फोर्थ है तिथि अंकित कर प्राप्ति राशि देना, फिफ्थ है आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम मुहैया कराना, सिक्स्थ है श्रमिकों को सही और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना, सेवंथ है कार्यों की योजना बनाना, एट्थ है योजनाओं का संचालन करना,
9th है दस्तावेज का संसाधन करना, संधारण करना। 10th है सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभा की बैठक बुलाना। 11th है ग्राम पंचायत में रोजगार गारंटी कानून के क्रियान्वयन की निगरानी करना। ग्राम सभा के निम्नलिखित अधिकार है। फर्स्ट है कार्यों का योजना बनाना। सेकंड है रोजगार गारंटी के कार्यों का प्राथमिकता के अनुसार चयन करना। थर्ड है रोजगार गारंटी योजना के कार्यों की निगरानी करना। फोर्थ है सभी रोजगार गारंटी कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करना। मनरेगा का प्रशासनिक व वित्तीय प्रबंधन। मनरेगा का प्रशासनिक व वित्तीय प्रबंधन। फर्स्ट है श्रम बजट। मनरेगा की धारा 14(6) के तहत जिले के कार्यक्रम समन्वयकर्ताओं और अकुशल शारीरिक कार्यों की पूर्वानुमानित मांग का विवरण देते हुए अगले वित्त वर्ष के लिए दिसंबर माह में श्रम बजट तैयार करने होते हैं। श्रम बजट की प्रक्रिया एवं सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं और ये वर्ष 2010-11 में लागू किए गए हैं। श्रम बजट के सिद्धांत MGNREGA यानी कि मनरेगा स्कीम के कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए जिलों में तार्किक आधार पर धनराशि का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। सेकंड पॉइंट है राज्य रोजगार गारंटी कोष मनरेगा की धारा 21(1) में राज्यों को राज्य रोजगार गारंटी कोष स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य कोष MGNREGA यानी कि मनरेगा के कार्यान्वयन में धनराशि के प्रबंधन में राज्यों को अधिक से अधिक लचीलापन के आधार पर उपलब्ध कराएगा। मनरेगा के लिए केंद्रीय धनराशि संबंधित राज्यों के राजकोष खातों में सीधे जारी की जा सकती है। थर्ड पॉइंट है प्रशासनिक सहायता व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। राज्यों द्वारा प्रशासनिक खर्चों के लिए उपलब्ध बजट के 6% के उपयोग के लिए अनुमति दी जाती है। केंद्र सरकार ने प्रत्येक पंचायत में एक ग्राम रोजगार सेवक, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक तकनीकी सहायक, प्रति ब्लॉक न्यूनतम एवं कंप्यूटर सहायक और प्रत्येक ब्लॉक में एक पूर्णकालिक समर्पित कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति की सिफारिश की है। राज्यों के साथ इस मुद्दे पर नियमित निगरानी रखी जा रही है। फोर्थ पॉइंट है प्रायोगिक पहल। वर्तमान में कार्यक्रम क्रियान्वयन को जारी रखने और सतत विकास के लिए मनरेगा को सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान में प्रायोगिक परियोजनाएं प्रारंभ की है। इन पहलों में मनरेगा कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण और कौशल निर्माण, मूलभूत साक्षरता, कंप्यूटर एवं वित्तीय साक्षरता तथा व्यापार के अनुकूल विधि में मजदूरी के भुगतान में सहायता करना शामिल है। फिफ्थ पॉइंट है समरूपता। मनरेगा की अंतर क्षेत्रीय संबद्धता में ध्यान रखते हुए टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण, आजीविका सुरक्षा में सुधार, राज्यों की विशिष्ट परिस्थितियों में अनुकूल कार्यों के चयन में आधिकारिक लचीलापन लाने के लिए केंद्र सरकार ने विधि स्कीमों और विशिष्ट कार्यक्रमों के साथ समान रूप से दिशा निर्देश विकसित एवं वितरित किए हैं, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम और अन्य स्कीमें। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन मंत्रालय की स्कीमें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी ग्राम विकास विभाग में आता है। वाटरशेड विकास कार्यक्रम यानी भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर आता है। कृषि और मत्स्यिकी मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय की स्कीमें समान रूप से प्रायोगिक परियोजनाओं भारत के 115 जिले एवं 23 राज्यों में शुरू की गई। इस पर निगरानी रखने के लिए राज्य स्तरीय समीक्षाएं और क्षेत्रीय दौरे किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और
स्वतंत्र एजेंसियां समरूपता संबंधी परियोजनाओं पर कड़ी नज़र रख रही है। मनरेगा 2.0 मिहिर शाह समिति मिहिर शाह समिति की सिफारिश के अनुरूप मनरेगा 2.0 दरअसल दूसरी पीढ़ी का मनरेगा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य स्थानीय संपदा का निर्माण तथा कृषिगत उत्पादकता को बढ़ाने के साथ साथ कार्य कुशलता के गति देना और मजदूरी के भीतर भ्रष्टाचार की वजहों को दूर करना है। समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों में मुख्य है मनरेगा के अंतर्गत नए कामों को शामिल करना। जिन नए कामों को मनरेगा में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है उसमें शामिल है श्री पद्धति के इस्तेमाल वाला चावल की खेती, मिट्टी के संरक्षण संवर्धन से जुड़े काम, जैविक कीटनाशक तथा जैविक खाद के निर्माण, बीजशाला और पशुशाला और कुटुकशाला का निर्माण। सिफारिशों में ग्रामीण इलाकों जो सिफारिश है इसमें ग्रामीण इलाके में जलापूर्ति, साफ सफाई तथा क्षेत्रीय विशेषताओं के अनुकूल मछली सुखाने की जगहों का निर्माण जैसे कामों को भी मनरेगा के अंतर्गत शामिल करने की बात कही गई है। ग्राम पंचायत या प्रोग्राम ऑफिसर के लिए रोजगार के आवेदन पत्र नियमित रूप से स्वीकार करना अनिवार्य बना दिया गया। यह भी कहा गया कि आवेदन की अर्जी स्वीकार न करना तथा पुरानी रसीदों को प्रस्तुत करना मनरेगा की धारा 25 का उल्लंघन माना जाएगा। समिति ने मनरेगा के अंतर्गत दी जाने वाली मजदूरी के भुगतान में होने वाली देरी को खत्म करने के तरीके बताए हैं और सिफारिश की है कि मनरेगा के अंतर्गत इस भुगतान 15 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। सिफारिश के अनुसार अगर काम का आंकलन नहीं हो पाया है तो ऐसी स्थिति में अंतरिम भुगतान किया जाना चाहिए। भुगतान में विलंब को मनरेगा से संबंधित अधिनियम की धारा 25 का उल्लंघन माना जाएगा। समिति ने यह नोट किया कि मजदूरी के भुगतान में देरी का एक कारण जिला, प्रखंड एवं ग्राम पंचायत के स्तर पर प्राप्त धनराशि का उपलब्ध न रहना है। समिति का सुझाव है कि राज्यों को इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट की एकीकृत प्रणाली अपनानी चाहिए जिसमें मनरेगा के अंतर्गत उपलब्ध केंद्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि का प्रदेश स्तर पर प्रबंधन किया जाए। इस राशि को निकालने का हक ग्राम स्तर पर पंचायत या प्रखंड स्तर पर प्रोग्राम ऑफिसर को या फिर जिला स्तर पर जिला परिषद को दिया जाए। समिति की एक सिफारिश लेबर बजट के बारे में है। इसके दो पक्ष हैं। एक है काम की मांग की मात्रा तथा जिस वक्त जितना काम मांगा जा रहा है उस समय का आंकलन। दूसरा पक्ष है उन योजनाओं की तैयारी का जिसे मांगे जा रहे काम के अनुरूप सही समय अवधि में रोजगार दिया जा सके। इससे रोजगार देने की प्रक्रिया का पलायन रोकने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नए मनरेगा 2.0 में बिहार, केरल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान जैसे राज्यों की आधारभूत आवश्यकताओं तथा मांग के आधार पर 30 अतिरिक्त कार्यों को मनरेगा कार्यक्रम की सूची में जोड़ा गया। नए कामों में अधिकतर उत्पादकता बढ़ाने वाली गतिविधियां हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को संपत्ति निर्माण तथा आजीविका में सुधार का अवसर प्रदान करेगी। मनरेगा 2.0 के अंतर्गत शामिल अतिरिक्त कार्यों की सूची इस प्रकार है। फर्स्ट है जल संभार से संबंधित कार्य, इसके अंतर्गत 9 उप कार्यों की सूची बनाई गई है। सेकंड है पर्वतीय क्षेत्रों में जल संभार से संबंधित कार्य, इसके अंतर्गत स्प्रिंग सेड विकास को शामिल किया गया है। थर्ड है कृषि से संबंधित कार्य, इसके अंतर्गत 5 उप कार्यों को रखा गया है जिसमें बायोगैस प्लांट, वर्मी कंपोस्ट आदि शामिल है। फोर्थ है पशुधन संबंधित कार्य, इसके अंतर्गत 4 उप कार्य हैं जिनमें पोल्ट्री आश्रय, बकरी आश्रय आदि शामिल है। फिफ्थ है मत्स्य से संबंधित कार्य, इसमें सार्वजनिक भूमि के मौसमी जलाशयों में मत्स्य पालन से संबंधित कार्य शामिल है। सिक्स्थ है तटीय क्षेत्रों में कार्य,
इसमें 4 उपकार्यों को शामिल किया गया है, जिसमें सूखी मछली, कृत्रिम भित्तियों से संबंधित कार्य आदि शामिल है। 7 है ग्रामीण पेयजल से संबंधित कार्य। इसमें 2 कार्यों सोक पिट तथा रिचार्ज पिट से संबंधित कार्य शामिल है। 8 है ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित कार्य। इसमें 4 उप कार्यों को शामिल किया गया है, जिनमें व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, आंगनबाड़ी शौचालय, स्कूल शौचालय आदि शामिल है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की उपलब्धियां एवं चुनौतियां। ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वर्गों तथा गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक प्रगतिशील कदम रहा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उनके आर्थिक उन्नयन के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर, यानी सूक्ष्म वित्त, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग कर रही है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में महिलाओं के आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगारोन्मुखी बनाया गया है। कई योजनाएं जैसे TRYSEM ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवा का प्रशिक्षण, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, तथा DWRC डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास। ये फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। इत्यादि कार्यक्रम को प्रारंभ किए गए हैं, जो महिलाओं और शिशु कल्याण के लाभार्थी कार्यरत है। इन स्वरोजगारों के कारण गांवों में महिलाओं को कुटीर उद्योग व सेवा व्यवसायों में काम मिला है तथा उनके सामाजिक स्तर में वृद्धि एवं उन्नति हुई है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के द्वारा पिछड़ों एवं दलितों जैसे अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए अनेक उपयोगी कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे कृषक, सीमांत कृषक एवं भूमिहीन श्रमिकों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को चयन कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे इनका सामाजिक स्तर पर उत्थान हो रहा है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन कर लोगों को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाने में भी सफल सिद्ध हुआ है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने में इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समस्याएं। भारतीय ग्रामीण विकास के क्षेत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित बाधाएं इसके विकास में समस्याएं उत्पन्न करती है। कौन सी? आधारभूत संरचनाओं का अभाव। किसी भी क्षेत्र या समाज के विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का होना अति आवश्यक है। भारत के गांवों में यातायात के साधन जैसे सड़क, रेल एवं संचार साधनों का अत्यधिक अभाव है, जिसके कारण विकास के संसाधन ग्रामीण तक समय पर नहीं पहुंच पाते। ग्रामीण विकास में यह एक बड़ी बाधा है, जिसे सर्वप्रथम दूर किया जाना चाहिए। गरीबी ग्रामीण विकास में सबसे बड़ी बाधा के रूप में गांवों में गरीबी की समस्या मुख्य है। चूँकि अधिकतर ग्रामीण निर्धन एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन व्यतीत करते हैं, इसलिए उनमें उपयुक्त विकास की संभावनाओं का अभाव होता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए ग्रामीणों का स्वस्थ होना, कठिन परिश्रम करना एवं नवाचारों जैसे खाद्य, बीज, आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग करना आवश्यक है, लेकिन गरीबी के कारण ये सुविधाएं उन्हें मिल नहीं पाती है। जनसंख्या वृद्धि। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या भी ग्रामीण विकास में एक प्रमुख बाधा है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनमें कुछ हद तक सफलता भी मिल रही है, लेकिन तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या इन उपलब्धियों को छोटा एवं धीमा कर देती है। अशिक्षा। किसी भी समाज के समग्र विकास के लिए उस समाज का जागरूक एवं शिक्षित होना अति आवश्यक है, लेकिन भारत के अधिकांश गांवों में शिक्षा का स्तर काफ़ी कम है, जिससे ग्रामीण विकास में समस्याएं आती है। जब तक ग्रामीण शिक्षित नहीं होंगे, तब तक उन्हें प्राप्त होने वाले विकास कार्यक्रमों को वे समझ नहीं सकते तथा इसके उद्देश्य को जान नहीं सकते।
सामाजिक प्रथाएं कुरीतियाँ। भारत में अधिकांश गांवों में ग्रामीण समाज रूढ़िवादी है। भारत में अधिकांश ग्रामीण समाज रूढ़िवादी समाज है। वे नवीन परिवर्तनों को स्वीकार करने के बजाय वर्षों में चली आ रही प्रथाओं को ही महत्व देते हैं, जो कि ग्रामीण विकास में बाधा है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।